अभी हम लोग पेज नंबर 40 पे आते हैं, ईपीएस विद कन्वर्टेबल प्रेफर्ड स्टॉक। अभी उसके ऊपर का जो फॉर्मूला है वो करने का ज़रूरत नहीं है, लॉजिकली करते, बहुत सिंपल है। सबसे पहले बेसिक ईपीएस करते इस पे, यही वाले क्वेश्चन में बेसिक ईपीएस। क्वेश्चन क्या है, ड्यूरिंग 2016 ट्रिपल जेड रिपोर्टेड नेट इनकम ऑफ 43,50,000 एंड हैड कितना 20 lakhs शेयर्स आउटस्टैंडिंग। कोई और है क्या प्रेफरेंस डिविडेंड? प्रेफरेंस डिविडेंड है ना, प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है? देखो अभी एक चीज़ समझना है आपको, बॉन्ड्स के लिए ना जैसे कूपन होता है वैसे प्रेफरेंस शेयर्स के लिए डिविडेंड्स होता है, ठीक है। मतलब अगर बॉन्ड्स मतलब क्या, तुम लोग अगर मेरे को लोन देते हो, मेरे को तुम लोग को इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना, जो मैं कैश में देता हूँ ना आपको, उसको मैं बोलता हूँ कूपन, ऐसे समझा। वैसे ही प्रेफरेंस शेयर्स को क्या मिलता है, डिविडेंड। तो ये दोनों का कैलकुलेशन जो होता है ना, कूपन एंड डिविडेंड का, प्रेफरेंस शेयर्स में जो डिविडेंड होता है, बॉन्ड्स में जो कूपन होता है, ये हमेशा फेस वैल्यू पे होता है, ठीक है। डॉक्यूमेंट के फेस पे क्या वैल्यू है, तो फॉर एग्जाम्पल एक बॉन्ड है, ठीक है। तुम लोगों ने बॉन्ड मतलब क्या, तुम लोग अगर बैंक्स में लोन देते हो तो एफडी हो गया ना वो, वैसे ही तुम लोग ने अगर कंपनी को लोन दिया बॉन्ड्स बोलते हैं। समझ में आया क्या? तो बॉन्ड्स पे कूपन होता है, प्रेफरेंस पे डिविडेंड होता है, ये दोनों भी फेस वैल्यू पे होता है। फेस वैल्यू क्या है कि डॉक्यूमेंट के फेस पे क्या वैल्यू है, नॉर्मली वो 100 या तो 1000 रहता है बॉन्ड्स के लिए, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि बॉन्ड्स है ना ट्रेड करता रहेगा 90 रुपये में, ऐसा हो सकता है कि तुम लोग को बॉन्ड खरीदना पड़ेगा 102, 98, 95, 105 रुपीज़ पे, बट बॉन्ड का फेस वैल्यू कितना रहेगा 100। मतलब तुम लोग को एक बॉन्ड मिलेगा, तुम लोग ने मुझे पैसा दिया, उसके अगेंस्ट तुम लोग को क्या मिलेगा, एक डॉक्यूमेंट मिलेगा जिसके फेस पे कितना वैल्यू है 100 रुपया। सपोज तुम लोग ने लोन मेरे को दिया 5 साल के लिए, तो 5 साल तक मैं तो आपको क्या दूंगा, कूपन, मतलब इंटरेस्ट जो आपका होता है वो आपको देते रहूंगा 5 साल। 5वें साल में क्या होगा, मेरे को आपको प्रिंसिपल देना पड़ेगा ना। प्रिंसिपल कितना रहेगा, फेस वैल्यू। स्टार्टिंग में तुमने 102 रुपया दिया रहेगा, हो सकता है स्टार्टिंग में तुमने 98 रुपीज़ दिया रहेगा, बट लास्ट में 5वें साल पे आपके जो डॉक्यूमेंट के फेस पे जो वैल्यू है ना, वो ही मुझे आपको वापस लौटाना पड़ेगा, जो होता है प्रिंसिपल अमाउंट। समझा? ये कॉर्पोरेट इश्यूअर्स में भी मैंने बताया डिटेल में, बट यहाँ आगे भी हम लोग करेंगे जब नॉन करंट लाइबिलिटीज ये वाले चैप्टर, ये वाले सब्जेक्ट में करने वाले, उधर भी मैं बताऊंगा, फिक्स्ड इनकम में भी बताऊंगा। तो ये 3 जगह पे हम लोग बहुत डिटेल में कवर करते हैं, बट इतना समझ में आया फेस वैल्यू। तो यहाँ पे जो प्रेफरेंस डिविडेंड है वो कितना है, 7% है ना। 7% किस पे रहेगा मेरा, फेस वैल्यू पे। फेस वैल्यू को दूसरा नाम क्या है, पार वैल्यू। फेस वैल्यू का दूसरा नाम है पार वैल्यू। तो कितना हो गया, 7% मल्टीप्लाइड बाय 50 lakhs, बराबर ना, 5 million मतलब 50 lakhs। हम लोग नॉर्मली लैक्स पे करते तो इजी पड़ता है, क्योंकि हम लोग को यूएस मेट्रिक इतना जल्दी नहीं जमता है कि ये तो 5 million है। कैसे समझने का मालूम है, मिलियन में 2 कॉमा मतलब उसके आगे मिलियंस पे होता है, ये सबसे ईजीएस्ट वे है समझने के लिए। बट यहाँ पे जब तुम लोग करते हो ना, तुम लोग लैक्स पे सोचोगे ना, तो ज़्यादा जल्दी हो जाता है समझने को। तो ये मेरा तरीका है, तुम लोग देख सकते हो, तुम लोग को मिलियन में कंफर्टेबल लग रहा है तो चलेगा। तो यहाँ पे 50 lakhs मल्टीप्लाइड बाय 7% कितना होता है, कितना, 3,50,000। तो आपका नेट इनकम इतना है, माइनस कितना हो गया, 3,50,000, बराबर। तो आपका अब ईपीएस कितना है, 40 लाख डिवाइड बाय 20 लाख, 2 का आपका बेसिक ईपीएस बनता है, बराबर। अभी है ना, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज पूरा ध्यान दो। अज्यूम करो ये पूरे जो सेक्शन है तुम लोग इक्विटी वाले, प्योर इक्विटी, तुम लोग है ना कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स वाले, मतलब तुम लोग के पास एक राइट है कि तुम लोग अपना प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी में बदल सकते हो, ठीक है। अभी है ना, सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है कि आपको बदलना है कि नहीं बदलना है। अगर सिचुएशन आपके फेवर में रहेगा तो आप बदलोगे, सिचुएशन आपके फेवर में नहीं रहेगा तो आप नहीं बदलोगे, सिंपल। ओके, तो अभी इधर तुम लोग क्या है, सिर्फ और सिर्फ इक्विटी वाले, तुम लोग का ईपीएस कितना है, 2, बराबर। अभी तुम लोग के ऊपर है ना एक टेंशन भी रहेगा और एक बेनिफिट भी रहेगा। ऐसे सोचो, अगर ये प्रेफरेंस शेयर्स वाले, ये लोग कौन है, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, अगर ये कल को इक्विटी में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स आपका बढ़ेगा। तो आपको अच्छा लगेगा क्या, नहीं तो आपको क्या लगेगा, बुरा लगेगा, है कि नहीं। लेकिन एक एडवांटेज भी है आपको। क्या एडवांटेज है पता है क्या, पहले आपको नेट इनकम में से इनको प्रेफरेंस डिविडेंड अलग सा देना पड़ता था, बट अगर ये लोग पूरा इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएंगे
क्या आपको वो पैसा देना पड़ेगा क्या? नहीं, तो वो पैसा बच गया ना आपके लिए, तो ये जो आपका बच गया ना, इससे आपको अच्छा लगेगा। तो अभी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है मालूम है? ये लोग कन्वर्ट करने के बाद वो अच्छा चीज़ ज़्यादा स्ट्रांग है कि बुरा चीज़ ज़्यादा स्ट्रांग है? अगर बुरा चीज़ ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा ना तो आपका डाइल्यूट होने वाला है। अभी वो अच्छा बुरा ऐसे समझा क्या? तुम लोग का अगर नंबर ऑफ शेयर ज़्यादा बढ़ रहा है लेकिन तुम लोग का जो अच्छा पार्ट है, जो आपका प्रॉफिट्स बच रहा है, जो आपको देना था वो नहीं देना पड़ेगा ना, वो आपके लिए बेटर चीज़ है। देखो ऐसे सोच के देखो, सिंपल ऐसे समझो। पहले आपका कितना मिल रहा था? 40 लाख मिल रहा था ना आपको। 43,50,000 माइनस 3.5 कितना था तुम लोगों का नेट इनकम? 40 लाख। अभी अगर ये लोग कन्वर्ट कर देंगे तो तुम लोग को जो 3.5 लाख देना था वो अभी देना पड़ेगा क्या? तो अभी कितना हो जाएगा तुम लोग का नेट इनकम? 43,50,000। तो तुम लोग का बढ़ गया ना, तो अच्छी बात है वो। तो वही मैंने लिखा है, अच्छा बात। जो तुम लोग को देना था प्रेफरेंस शेयर्स को अभी देना नहीं पड़ेगा अगर तुम लोग कन्वर्ट करोगे, ये अच्छी बात है। लेकिन बुरी बात क्या है? तुम लोग का नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएगा, तो ये बुरी बात है। अगर तुम लोग का बुरी बात ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, मतलब तुम लोग का नंबर ऑफ शेयर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गया लेकिन तुम लोग को बेनिफिट बहुत कम मिल रहा है, तो तुम लोग का डाइल्यूशन होएगा। ऐसा होता है। एक अभी एग्जाम्पल के साथ ही करें ये वाला। ओके, तो अभी ये वाला क्वेश्चन क्या है? यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? डाइल्यूटेड ईपीएस निकालना है, बराबर। वो लोग क्या बोल रहे हैं? पूरा का पूरा प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्ट हो जाएगा इक्विटी में, है कि नहीं? पूरा का पूरा जो प्रेफरेंस शेयर्स था वो कन्वर्ट हो जाएगा। अभी सबसे फर्स्ट चीज हमको क्या देखना है कि नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कितना था मेरे पास। आपका प्रेफरेंस शेयर्स का फेस वैल्यू कितना है? 50 लाख। एक शेयर का फेस वैल्यू कितना है? 10। तो डिवाइड बाय 10 करेंगे तो कितना मिलेगा? 5 लाख। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना हुआ? नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कितना है? 5 लाख। इतना समझा क्या सबको? 50 लाख टोटल फेस वैल्यू है, ठीक है। एक फेस वैल्यू का क्या मतलब कितना प्राइस? 10। तो मेरे को कितना शेयर्स हो गया? 5 लाख, क्योंकि 5 लाख इंटू 10 इज 50 लाख। ऐसा समझा? तो कितना शेयर्स हुआ प्रेफरेंस शेयर्स? 5 लाख। अभी उसमें क्या दिया है क्वेश्चन में कि एक प्रेफरेंस शेयर्स इज कन्वर्टेबल इनटू 1.1 कॉमन शेयर्स। मतलब अगर आपके पास एक प्रेफरेंस शेयर है, वो आप कितने इक्विटी में कन्वर्ट कर पाओगे? 1.1 पे। तुम्हारे पास कितना है? 5 लाख है, तो कितना इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होगा? क्या करना पड़ेगा इसके लिए? क्रॉस मल्टीप्लाई। अगर एक प्रेफरेंस शेयर्स है तो तुम लोग के इक्विटी में 1.1 शेयर्स होगा। तो 5 लाख अगर प्रेफरेंस शेयर्स है तो तुम्हारा इक्विटी कितना हो जाएगा? 5 लाख इंटू 1.1। इतना समझा? तो एक्स कितना हो गया तुम लोग का? 5,50,000। इतना सबको समझ में आया क्या? मतलब बेसिकली तुम लोग के पास 5 लाख प्रेफरेंस शेयर्स था, वो तुम इक्विटी में कन्वर्ट करोगे तो कितना इक्विटी बनेगा? 550। अभी प्लीज लिखो मत साथ में, ये सुन लो क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिखने के लिए टाइम दे दूंगा। तो एक प्रेफरेंस शेयर 1.1 इक्विटी, तो 5 लाख प्रेफरेंस शेयर्स कितना हो गया? 5.5 लाख इक्विटी में। समझ में आया? तो अभी तुम लोगों को डाइल्यूशन निकालना है, तो कैसे निकालोगे? 43,50,000 ये आपका स्टार्टिंग में था, फिर आपका कितना नेट कितना प्रेफरेंस डिविडेंड जा रहा था? 3,50,000। लेकिन अभी वो 3,50,000 जाएगा क्या? नहीं ना। तो ये यहाँ पे लोग ऐड करते इसको। बेसिकली तुम लोग सीधा यही ले सकते थे, बट टेक्स्ट बुक ऐसा क्यों करता है मालूम है क्या? टेक्स्ट बुक का अजम्पशन है पूरे के पूरे प्रेफरेंस शेयर्स वालों ने कन्वर्ट नहीं किया तो अपन पूरा नहीं कर सकते ना, ये टेक्स्ट बुक का अजम्पशन है। बट ये अपन डायरेक्ट कट कर सकते हैं। एग्जाम में 19% ये कट ही आएगा। डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स अभी कितना होगा? पहले कितना था? 20 लाख था, अभी कितना हो गया? 5,50,000। तो अभी कितना हो गया? 43,50,000 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 25,50,000। तो आपका कितना बेसिक ईपीएस हो रहा है? सॉरी डाइल्यूटेड कितना होगा? 1.71 हो गया आपका डाइल्यूटेड ईपीएस। बेसिक कितना था? 2 था। डाइल्यूटेड कितना दिखेगा आपका? 1.7। 1.7 का मतलब क्या है कि आज के तारीख में अगर ये प्रेफरेंस शेयर्स वाले ने कन्वर्ट किया ना अपने आप को इक्विटी में, तो आपका ईपीएस है ना 2 से सीधा 1.71 में आ जाएगा। समझ में आया? एक्चुअल डाइल्यूशन नहीं हुआ है, वो सिर्फ बता रहे कि अगर उन लोग ने किया तो क्या होएगा तुम लोग का। ऐसा समझा क्या? अभी यहाँ पे हमको समझ रहे तुम लोग इक्विटी वाले थे ना, ये कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स वाले थे। तुम लोग को अच्छा लगा ये देख के कि बुरा लग रहा है? इक्विटी वालों को बुरा लग रहा है ना? तुम लोग को क्या लग रहा है? तुम लोग को सही लगेगा। मैं बताता हूँ अभी क्यों।
तुम लोग को सही लगेगा तो ही तुम कन्वर्ट करोगे, और आपको सही लग रहा है तो उनको बुरा लगना पड़ेगा, हमेशा ऐसे ही होगा ट्रेड ऑफ। तो अभी बताता हूँ कैसे सोचा जाता है। कितना इन लोगों का ईपीएस, 2 का ईपीएस है। अभी ऐसे सोच के देखते हैं, तुम लोग कितना कमा रहे थे, तुम लोग कितना डिविडेंड कमा रहे थे, 350 कमा रहे थे, है कि नहीं? तुम लोग है ना 350 कमा रहे थे, 3,50,000 कमा रहे थे। अज्यूम करो तुम्हारे पास इक्विटी होता, प्रेफरेंस शेयर्स है ना तुम्हारे पास, कितना है, 5 लाख का प्रेफरेंस शेयर्स है। अगर इक्विटी में होता तो कितना इक्विटी होता तुम्हारा, 550, 5 लाख का 550, तो 5,50,000 इक्विटी होता तुम्हारे पास। एंड तुम लोग कमाते कितने, जितना प्रेफरेंस डिविडेंड कमा रहा है, कितना, जो 350। तो तुम लोगों का आज के तारीख में करंट कमाई कितना हो रहा है, तुम लोग का पोटेंशियली तुम लोग 5,50,000 इक्विटी ले सकते हो, इक्विटी शेयर्स। उसके अगेंस्ट तुम लोगों का अभी करंटली कितना कमाई है, तुमने कन्वर्ट नहीं किया ना, कितना कमाई है तुम्हारा, 350। तो कितना कमा रहे हो आज के तारीख में तुम लोग, करो इसको डिवाइड, 0.63। यहाँ पे प्लीज देखो, मतलब आज के तारीख में ये लोग कितना कमा रहे ईपीएस, एक शेयर के पीछे 2। तुम लोग ने कन्वर्ट किया है क्या, नहीं, तो तुम लोग के पास शेयर्स, लेकिन इतना कन्वर्ट कर सकते तुम लोग 550, लेकिन एक्चुअल कन्वर्जन नहीं हुआ ना। तो तुम लोग कमा रहे कितने हो, जो प्रेफरेंस डिविडेंड जितना, कितना, जो 350। तो तुम लोग आज के तारीख में एक शेयर के पीछे सिर्फ 0.63 कमा रहे हो, ये लोग एक शेयर के पीछे कितना कमा रहे, 2। तो आप इनके साथ जुड़ जाओगे, तो जो ये 2 कमा रहे थे ना, उसमें से हिस्सा मार दिया तुम लोगों ने, ऐसा है वो, ऐसा समझा क्या? अभी तुम लोग 0.63 कमा रहे थे, तुम लोग 2 कमा रहे थे, जैसे ये लोग कन्वर्ट करेंगे ना, ये 0.63 नहीं कमाएंगे, ये लोग वो 2 में से हिस्सा मारेंगे, जिसकी वजह से तुम लोग का 0.63 कितना हो गया, 1.71 हो गया। तो आपको तो सही लग रहा है ना, लेकिन उनको क्या लगेगा भाई, 2 का उनका 1.71 हुआ, वैसा है वो। ये क्लियर हुआ क्या सबको? डिटेल में ऐसे करके सोचना होता है इसको। तो ये पहले लिखो, उसके बाद पेज नंबर 41 में ईपीएस विद कन्वर्टेबल डेट होगा। जैसा अभी हम लोग ने प्रेफरेंस शेयर्स का देखा ना, वैसे ही तुम लोग इक्विटी वाले रहोगे और तुम लोग कन्वर्टेबल डेट वाले रहोगे, और फिर सॉल्व करना, ठीक है, डन। अभी पेज 41 42 देखते हैं, ईपीएस विद कन्वर्टेबल डेट। जैसे अभी प्रेफरेंस शेयर्स का किया ना, वो सेम टू सेम लॉजिक जाएगा, लॉजिक कुछ भी अलग नहीं रहने वाला है, जस्ट दैट फॉर्मूला थोड़ा चेंज रहेगा, पर लॉजिक उसका सेम रहने वाला है, ठीक है। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझना है, ये कॉर्पोरेट इश्यूज में भी मैंने डिस्कस किया था, यहाँ पे मैं वापस बता रहा हूँ क्योंकि थोड़े नए स्टूडेंट्स हैं, तो एक और बार मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। अभी कंपनी है ना, सपोज कंपनी तुम लोग से लोन उठाता है, कंपनी ने कितना लोन उठाया, सपोज 1000 का डेट उठाया, ठीक है। कंपनी क्या बोल रहा है, कितना देगा, 10%। तो जब भी कंपनी बोलता है ना 10% देगा, वो 10% देता है, बट फिर भी इफेक्टिवली है ना कंपनी को 10% से कम में हो जाता है। कंपनी जब भी बोलता है ना 10% देगा, वो कैश में दे देगा, बट उसको है ना कुछ तो बेनिफिट भी मिलता है, जिसकी वजह से वो नेट 10% नहीं 10% से कम देता है। इतना समझा क्या सबको? क्या है वो एक बार देख लेते हैं। तो सपोज सेल्स है 1000, कॉग्स है 400, ये मैंने खुद से लिया है। एक है कि एक्चुअल रियलिटी कैसा है कंपनीज का, एक है हाइपोथेटिकल सिचुएशन। इन रियलिटी जो भी कंपनी इंटरेस्ट भरता है ना, उसमें हम लोग को टैक्स डिडक्शंस मिलता है। टैक्स डिडक्शंस का मतलब क्या है, सिंपल। तो अभी हम लोग एक्चुअल रियलिटी देखेंगे। सेल्स 1000 लिया है, कॉग्स मैंने 400 लिया है, ग्रॉस प्रॉफिट 600 हुआ, 600 में से मैंने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 200 लिया, तो कितना हो गया 400। अभी ये मेरा हो गया EBIT, इसमें से मैं, ये मेरा इनकम है ना ऑपरेटिंग इनकम, इसमें से मैं मेरा इंटरेस्ट हटाता हूँ, कितना है 1000 पे 10% 100, एंड अभी 300 हो गया। टैक्स मुझे 300 पे भरना होता है, क्योंकि ये इंटरेस्ट है ना टैक्स डिडक्टेबल है, मतलब 400 पे नहीं देना पड़ेगा मेरे को टैक्स, कितने पे देना पड़ेगा, उसमें से 100 हटा सकता हूँ जो मेरा खर्चा था, और 300 पे अभी 20% देना है, कितना हो गया टैक्स 60। अगर ये बेनिफिट नहीं मिलता ना, अगर इंटरेस्ट एक्सपेंस टैक्स डिडक्टेबल नहीं होता, तो मुझे पूरे 400 पे भरना पड़ता 20%। इस पे 20% कितना हो गया 80, तो ये मेरा 320 होता, और उसमें से मेरे को फिर इंटरेस्ट कट करना पड़ता, तो कितना हो जाता 220। यहाँ पे मेरा 240 हो रहा है ना। ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, इसके वजह से, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट टैक्स डिडक्टेबल है, मेरे को सिर्फ 60 रुपया टैक्स देना पड़ रहा है। अगर इंटरेस्ट टैक्स डिडक्टेबल नहीं होता तो मेरे को कितना देना पड़ता 80, यानी कि कितने का बेनिफिट मिला है मेरे को 80 के जगह पे टैक्स कितना भरना पड़ रहा है 60 भरना पड़ रहा है ना, यानी कि 20 का मेरे को बेनिफिट है। बेनिफिट मतलब नहीं भरा ना, मैंने नहीं भरा मतलब पैसा बचा लिया। पैसा भरा कितना मैंने इंटरेस्ट में 100 रुपया, 100 रुपया मैं भर रहा हूँ, लेकिन बेनिफिट कितने का ले रहा हूँ
20 का, तो मैं नेट नेट कितना भर रहा हूँ, 80 भरता हूँ मैं, ऐसे समझा। तो कंपनी जब बोलता है ना 10%, वो एक्चुअली 10 नहीं भर रहा है, कितना भर रहा है, 100 का 10% होता है 100, बट वो एक्चुअली कितना भर रहा है, 100 का 8% भर रहा है ना, 80 भर रहा है ना, विच इज 100 का 8%। तो वो 8% कैसे लेके आते हैं मालूम है क्या, 10% मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टैक्स रेट। तो 10% मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टैक्स रेट कितना है, 20%, तो 0.2 लेते हैं अपन, 20% इज 0.2, तो 10% मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 2 इज 0.8 विच इज नथिंग बट 8%। तो इन रियलिटी जितना भी टैक्स रेट रहता है उससे अपन क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो 10% नहीं भरते हम, कितना भरते हैं, 10 इंटू 1 माइनस टैक्स, कितना हुआ वो 8%। यहाँ पे भी आप देखो 1000 पे 8% होता है 80। इतना क्लियर है क्या। तो कंपनी जब बोलता है 10%, वो 10 नहीं भरता है, कितना भरता है एक्चुअल में, 8 ही भरता है। इतना सबको क्लियर है। अच्छा, अभी बेसिक ईपीएस कितना है ये वाले क्वेश्चन में, नेट इनकम माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाय वेटेड एवरेज, बराबर वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। कितना है मेरा नेट इनकम, 25 लाख है ना, प्रेफरेंस डिविडेंड दिया है कुछ भी नहीं, तो ये अपना हट गया, डिवाइड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स कितना है, 10 लाख। तो मेरा ईपीएस कितना है, ये उन लोगों ने ऑलरेडी दे दिया है 2.5 ईपीएस। ओके, अभी है ना इसके पहले वाले पे चलते हैं। इसका पहले वाले कैसे हम लोग ने लॉजिकली किया था, नेट इनकम जो था माइनस मेरा प्रेफरेंस डिविडेंड था डिवाइड बाय वेटेड एवरेज था, बराबर। इसमें मैंने क्या बोला था कि जब वो कन्वर्ट करेंगे अपने आप को, तो जो मेरे को प्रेफरेंस डिविडेंड देना पड़ रहा था वो अभी देना पड़ेगा क्या, तो ये प्लस हो जाता था और ये दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहे थे, है कि नहीं, मतलब इसका इफेक्ट नलीफाई हो रहा था, बराबर है। डिवाइड बाय वेटेड एवरेज प्लस वो कन्वर्जन के वजह से जितना मेरा आता है शेयर्स वो ऐड करना है, बराबर। यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा पता है, यहाँ पे मेरा नेट इनकम माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड तो था नहीं, तो नेट इनकम, जब हम लोग नेट इनकम ले रहे, वो इंटरेस्ट कंपोनेंट तो ऑलरेडी लेस हो चुका है ना। यहाँ पे अपन क्या करते थे, नेट इनकम से प्रेफरेंस डिविडेंड हटाते थे, मतलब इधर से हटाते थे ना एक्सप्लिसिटली। बट जब हम लोग कन्वर्टेबल डिबेंचर्स करेंगे, ऐसे सोच के देखो कि तुम लोग सारे इक्विटी वाले, तुम लोग कन्वर्टेबल डेट वाले, ये क्या है अपना नेट इनकम। ये नेट इनकम आया कैसे 25 लाख, इंटरेस्ट कट के आया है ना, मतलब ये ऑलरेडी यहाँ पे से कट होके आया है, यानी कि वो जो डिडक्शन वाला पॉइंट था वो ऑलरेडी कट होके आया है, बराबर तुम लोग के पास। अभी अगर ऐसे सोच के देखो कि जो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स है अपने आप को इक्विटी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होएगा, तुम्हारा नेट इनकम बढ़ेगा ना, क्योंकि पहले तुम लोग को जो इंटरेस्ट इनकम देना पड़ रहा था अभी देना है क्या, नहीं। जैसा सेम तुम लोग ने किया इसके पहले, प्रेफरेंस डिविडेंड जो देना था वो देना है क्या, अभी नहीं। तो तुम लोग क्या किए, प्लस पीडी किए ना। यहाँ पे नेट इनकम माइनस इंटरेस्ट करने का जरूरत नहीं, क्योंकि नेट इनकम में ही ऑलरेडी इंटरेस्ट लेस होके आया है। तो अभी जब तुम लोग कन्वर्ट करोगे अपने आप को इक्विटी में, तो जो तुम लोगों को इंटरेस्ट दे रहे थे वो अभी देना पड़ेगा क्या, नहीं। तो तुम लोग क्या करोगे, नेट इनकम जितना भी रहेगा तुम लोग का प्लस इंटरेस्ट करना पड़ेगा। बट क्या पूरा इंटरेस्ट ऐड कर सकते हो तुम लोग, नहीं, क्योंकि जब तुम लोग पे करते हो तब पूरा इंटरेस्ट करते हो क्या, नहीं। मतलब 100 यहाँ पे भले ही करते हो, 20 का तुम लोग प्रॉफिट भी लेते हो ना, तो तुम लोग एक्चुअली कितना डिडक्ट करते हो, 80 डिडक्ट करते हो ना तुम लोग। इंटरेस्ट कंपोनेंट कितना डिडक्ट करते हो, 80। तो एड बैक भी कितना होना चाहिए, 80। जैसा प्रेफरेंस डिविडेंड जितना लेस किया उतना ऐड किया ना, वैसे यहाँ पे क्या है, जितना इंटरेस्ट भरा उतना ऐड बैक करो। और तुम लोग ने भरा कितना इंटरेस्ट, भले तुम लोग ने 100 भरा बट 20 का बेनिफिट था ना, तो तुम लोग एक्चुअल सेंस में कितना भरते हो, सिर्फ -80। तो ऐड भी कितना करना पड़ेगा, +80। तो तुम लोग क्या करते हो, प्लस इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स रेट। ऐसा समझ में आया क्या, प्लस इंटरेस्ट नहीं आएगा, सिर्फ क्या आएगा, प्लस इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स। क्योंकि पे करते टाइम तो तुम लोग ने बेनिफिट लिया ना, तो अभी ऐड करते टाइम कैसे पूरा ले सकते हो, वो भी नेट बेनिफिट होना चाहिए, समझा। भरते टाइम 80 लेकिन ऐड बैक करते टाइम 100, ऐसा थोड़ी ना होने वाला है। भरते टाइम 80 तो ऐड बैक भी 80, तो ये 80 करेंगे डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, मतलब अपना वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स इक्विटी पे कितना था प्लस कन्वर्जन पे कितना होगा, जैसा हम लोग प्रेफरेंस डिविडेंड के लिए किए, सेम टू सेम। इतना समझा क्या। अभी आपके दिमाग में ऐसा कुछ आ रहा है, प्रेफरेंस डिविडेंड में क्यों 1 माइनस टैक्स नहीं किया, क्योंकि हम लोगों को डेट सिक्योरिटी पे टैक्स रिडक्शन मिलता है इंटरेस्ट पे। बट नेट इनकम कहाँ से आया, टैक्स भरने के बाद ना, टैक्स भरने के बाद नेट इनकम आता है, और नेट इनकम से मेरा प्रेफरेंस डिविडेंड होता है, तो तुम लोगों को कोई टैक्स बेनिफिट्स नहीं है उसमें,
टैक्स हटाने के बाद नेट इनकम आता है और फिर प्रेफरेंस। इसके लिए यहाँ पे कभी भी 1 माइनस टैक्स नहीं आएगा, वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आ रहा है। ऐसा समझा क्या? तो ये वाला क्वेश्चन करें अभी डाइल्यूशन पे आ जाओ। अभी अपने को क्या देखना पड़ेगा, अपना इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स का अमाउंट क्या है। तो इंटरेस्ट कैसे निकालना पड़ेगा, फेस वैल्यू इंटू जितना टका दिया है परसेंटेज। कितना इशू किया है, 2000 डेट, देखो कैसे दिया है, ड्यूरिंग 2015 YYY इशूड 1000 पार, मतलब एक बॉन्ड मेरा कितने का है, 1000 का है। तो कितना इशू किया है, 2000 बॉन्ड्स इशू किया है, बराबर। तो कितना होगा उसका पार वैल्यू, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो मेरा टोटल फेस वैल्यू कितना हो गया बॉन्ड का, बराबर 20 लाख्स। 20 लाख्स पे मेरे को अगर उसका इंटरेस्ट निकालना है तो कितना परसेंट दिया है, 5%। तो इस पे 5% निकालो, कितना होता है, कितना हुआ, 20 लाख्स का 5%, 1 लाख, तो 1 लाख। बट पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऐड कर सकता हूँ क्या, कितना करना पड़ेगा, इंटू 1 माइनस टैक्स, तो मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टैक्स रेट। टैक्स रेट इज कितना, 30%, तो 0.3, तो 1 लाख इंटू 70%, 1 माइनस 0.3 इज 0.7, 1 माइनस 0.3 इज 0.7, तो 1 लाख का 0.7 इज हाउ मच, 70,000। तो तुम लोग कितना ऐड बैक करोगे, 70,000 ऐड बैक करोगे। तो तुम लोग का कितना था, 25 लाख था ना, 25 लाख था, अभी कितना ऐड बैक करना पड़ेगा, 70,000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, पहले कितने थे, 10 लाख, अभी कितना ऐड करना है वो भी देखना पड़ेगा, तो वो भी देखो एक बार। ईच ऑफ दिस बॉन्ड इज कन्वर्टेबल टू 120 शेयर्स। एक बॉन्ड कितने इक्विटी में कन्वर्ट होगा, 120। अपने पास कितना बॉन्ड्स इशू किया है, 2000, तो 2000 बॉन्ड्स इशू किया, तो कितना इक्विटी हुआ, कितना होता है, 2,40,000। तो यहाँ अपने को क्या करना पड़ेगा, 240 से ऐड करना पड़ेगा। तो ये करोगे तो आपको आ गया डाइल्यूटेड, कितना आता है डाइल्यूटेड ईपीएस, 2.07। अभी ये सेम लॉजिक लगाते हैं अपन, ठीक है, सेम। क्या हो रहा है, तुम लोग को बुरा लगा ना, क्योंकि तुम लोग को बेनिफिट कम मिल रहा है, बुरा ज़्यादा हो रहा है, यानी कि इनको बेनिफिट हुआ रहेगा ना डेट वालों को। सोच के देखते, डेट वालों ने एक्चुअल अगर कन्वर्जन नहीं किया है तो उनको कितना कमाने को मिल रहा था, 70,000, है कि नहीं। और कितना शेयर्स के पीछे, कितना शेयर्स था, 240, 2.4 लाख्स, तो 70,000 कमा रहे थे, कितने शेयर्स के पीछे इक्विटी, 2,40,000। तो करके देखो कितना आता है, 0.29। मतलब जो कन्वर्टेबल डेट वाले हैं ना, कमा कितने रहते, सिर्फ 70,000, इक्विटी के टर्म्स में कितना शेयर्स था उनका, 240, तो लोग एक्चुअली इक्विटी टर्म्स में कितना कमा रहे थे, सिर्फ 0.29। तुम लोग कितना कमा रहे थे, 2.5। तो ये लोग तो भाई सीधा पाउंस कर देंगे, तुरंत के तुरंत कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि इन लोग 0.29 कमा रहे थे, आप 2.5। तो अभी ये लोग जैसे ही कन्वर्ट किए ना, ये 0.29 नहीं, वो 2.5 से हाथ मारेंगे, जिसके वजह से क्या हो गया, अभी वो 0.29 जो कमा रहे थे वो सीधा सीधा हो गया 2.07 आपका। तो आप तो बहुत खुश हो जाओगे, लेकिन वो लोग जो 2.5 कमा रहे थे कितना हो गया, 2.07। ऐसे समझ में आया क्या, किसी को कुछ डाउट है इसमें? अच्छा, अगर ऐसा कुछ सिनेरियो होता, ठीक है, अभी कुछ और सिनेरियो करते। एक बॉन्ड कितने इक्विटी में कन्वर्ट किया है, 120। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन होता, सपोज कि 1 बॉन्ड है वो 12 इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, सिर्फ 120 नहीं, तो 2000 कितने पे हो जाता, 24,000 ना, 240 में से एक जीरो हटा दिया, बराबर है ना, 2000 इंटू 12 कितना हो गया, 24,000 इक्विटी। फिर कितना होता, 70,000 डिवाइडेड बाय 24,000 कितना होता है, 2.91। यानी कि अभी क्या होता सिनेरियो पता है, आप कितना कमा रहे हो, 2.91, उन लोग कितना कमा रहे थे, 2.5। अभी आप करोगे ना तो आपको बुरा लगेगा, तो आप कन्वर्ट ही नहीं करोगे, क्योंकि आपके पास ऑप्शन है। आप तभी करोगे जब आपका फायदा है, ऐसे ही आप पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है क्या? ये वाले सिनेरियो में 2.91 आप कमा रहे हो। अगर ऐसा सिनेरियो होता, आपके लिए भी कभी बेनिफिशियल है जब आपको ज़्यादा इक्विटी मिल रहा है ना। जैसे ही ज़्यादा इक्विटी मिलता जाएगा आपको,
आपका ये गिरता जाएगा। जैसे देखो 24,000 पे 2.91 है, लेकिन अगर आपको मैं बोलता हूँ कि नहीं यार एक बॉन्ड पे 12 नहीं, एक बॉन्ड पे 120 इक्विटी दे दूंगा, तो आपको तो लॉटरी है। जैसे ही आपको ज़्यादा इक्विटी मिलेगा क्या हो जाएगा, आपका ये गिर जाएगा, तो आप चाहोगे कि आप उसमें से हाथ मारो। ऐसा है वो लॉजिक, समझ में आया क्या? बट ये वाले सिनेरियो में 1 बॉन्ड इज इक्वल टू 12 इक्विटी अगर मैं करता, तो तुम लोगों का आज के तारीख में अर्निंग्स कितना रहता, 2.91। तो तुम लोग बोलोगे नहीं यार मैं अगर इसमें कन्वर्ट कर दूंगा इक्विटी में, तो उल्टा मेरे को 2.5 में से हाथ मिलेगा, हाथ मारना पड़ेगा, और वो लोग 2.9 में हाथ मारेंगे, तो आपका डाइल्यूटेड ईपीएस होएगा ही नहीं। करके देखो एक बार, अगर ये सिनेरियो है 2.91 का, अगर ये सिनेरियो है तो आपका ईपीएस कितना हो जाएगा, 25 लाख प्लस कितना करना पड़ेगा, 70 डिवाइडेड बाई 10 लाख था, 10 लाख प्लस 24, तो 10,24,000। ये करो एक बार कितना आता है आंसर इसका, 2.5 से ज्यादा आना चाहिए। $25 लाख प्लस 70,000 डिवाइड बाई 10 लाख 24,000, 2.09 यही आ रहा है। एक मिनट दो एलसी, बट 2.5 से तो ज़्यादा ही आ रहा है, बट एक बार मैं करके देख लेता हूँ। $25,70,000 2.509 आ रहा है बराबर, बट 2.5 से ज़्यादा है ना थोड़ा अभी, क्योंकि ये नंबर छोटे हैं, इन लोग का जो डेट में कन्वर्जन हो रहा है ना वो छोटा नंबर है, इसके लिए इतना फर्क नहीं गिर रहा है। बट आपका बेसिक कितना था, 2.5 था, बट कन्वर्ट किया तो कितना हो रहा है, 2.509। छोटा सा तो है ना प्रॉफिट एक्स्ट्रा, ये कभी नहीं होएगा। इसका मतलब ये है कि ये लोग लॉस करेंगे, तो वो लोग करेंगे क्या लॉस, क्योंकि उनके पास ऑप्शन है, वो करेंगे ही नहीं कन्वर्ट। वो बोलेंगे अभी हम लोग बेटर ऑफ है, समझ में आ रहा है? वो लोग बोलेंगे अभी हम लोग सही पोजीशन पे, भाई हम लोग अभी 2.91 कमा रहे हैं, हम क्यों कन्वर्ट करें, हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो उल्टा नुकसान है, हमको 2.5 से हाथ मारना पड़ेगा, तुम लोग 2.9 पे हाथ मारोगे। समझ में आया? तो तुम लोग कन्वर्ट ही नहीं करोगे। ये क्लियर है क्या? तो क्या होता है मालूम है क्या, बहुत बार आप एनुअल रिपोर्ट में देखोगे ना, ऐसे हो सकता है कि आपका बेसिक ईपीएस 2 है और डाइल्यूटेड ईपीएस भी 2 है। तो इसका 2 रीजन हो सकता है, जब भी आप एनुअल रिपोर्ट पढ़ोगे ऐसा हो सकता है बेसिक ईपीएस 2 डाइल्यूटेड ईपीएस भी 2। इसका 2 ही रीजन हो सकता है, एक कि डाइल्यूशन के लिए कोई भी प्रोडक्ट नहीं है आपके पास, ना वारंट्स है, ना ईसॉप्स है, ना कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, ना कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, कुछ भी नहीं है। दूसरा हो सकता है कि ये एंटी डाइल्यूटिव इन नेचर है, मतलब तुम लोग अभी इस केस में ये वाला केस पकड़ो, तुम लोग डाइल्यूट करते, तुम लोग कन्वर्ट करते तो डाइल्यूशन नहीं होता, 2.5 का 2.5 से ज्यादा हो रहा था आंसर, तो उसको हम बोलते हैं एंटी डाइल्यूटिव। तो कभी भी कंपनी है ना एंटी डाइल्यूटिव नहीं बताता है, क्योंकि बताने का कितना बेवकूफ़ी रहेगा ना तुम, मतलब उसका मतलब है ये बोलना कि तुम लोग करोगे कन्वर्ट। तुम लोग क्यों ही करोगे? कोई भी सेन माइंड में जितना कमा रहा था उससे कम में जाओगे क्या तुम लोग? नहीं जाओगे। तो इसके लिए कंपनी कभी भी एंटी डाइल्यूटिव करके नहीं देता। नहीं तो ये वाले एग्जाम्पल में क्या होता, ये 2.5 होता और एंटी डाइल्यूटिव 2.509 लेते अपन, बट वैसा नहीं करते। कैसे करते वो लोग? 2 और 2 ही रखेंगे। मतलब कैसे होएगा ये वाले एग्जाम्पल में, बेसिक 2.5 डाइल्यूटिव 2.5, मतलब उसका मतलब है कि डाइल्यूशन का रिस्क है ही नहीं। वो लोग एंटी डाइल्यूटिव करके कभी नहीं देंगे एनुअल रिपोर्ट में। ये क्लियर है सबको? डन, लिख लो। अभी हम लोग पेज 42-43 में आते हैं। डाइल्यूटिव ईपीएस का लास्ट वाला पॉइंट है, विच इज विद रिस्पेक्ट टू वारंट्स या तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, जो सबसे पहले मैंने बताया था। जो शिदिल का एग्जाम्पल था ना वो ईसॉप का था। अभी हम लोग देखते हैं कि कैसे करना है। यहाँ पे मैं थोड़ा और डिटेल में जाऊँगा, जितना टेक्स्ट बुक में दिया उससे काफ़ी डिटेल में रहेगा। तो सिनेरियो वाइज है, सिनेरियो 1, 3 एंड एक सेकेंड जो एक्चुअल सम है, एंड लास्ट में हम लोग देखेंगे डाइल्यूटेड ईपीएस किस बेसिस पे होता है। मैंने आपको 2 बेसिस सिखाया था। डाइल्यूटेड ईपीएस के लिए आपका ईपीएस गिरना चाहिए, स्टेक कम होना चाहिए। फिर एक और पॉइंट लिखा है मैंने, नेट करंट लॉस टू करंट इक्विटी होल्डर्स। इसका मतलब क्या है हम लोग ये वाले एग्जाम्पल से और परफेक्टली समझेंगे। अभी समझते ईसॉप्स के जैसा ना एक और प्रोडक्ट होता है जिसको हम बोलते हैं वारंट्स। अभी ये वारंट्स क्या होता है एक एग्जाम्पल से मैं बताता हूँ। सपोज करते हैं कि साइराज इन्वेस्ट करने वाला है मेरे कंपनी में, बट एज अ डेट होल्डर, ठीक है।
अभी ऐसा समझो कि मेरा कंपनी एकदम बड़ा नहीं है, काफ़ी छोटा ही स्टेज पे, लेकिन ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बट एकदम ज़्यादा बड़ा नहीं है, अभी ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ही ज़्यादा है। तो साइराज मुझे बोलता है कि मैं डेट देने को तैयार हूँ वैसे करके, बट है ना, फिर क्या होता है, स्टार्टिंग में वो बोलते हैं ठीक है भाई 15% देना पड़ेगा नेक्स्ट 4 ईयर्स के लिए। तो मैं बोलता हूँ डन। साइराज सोचता है इतना जल्दी मान गया ये। फिर साइराज थोड़ा कंपनी एनालिसिस करता है मेरा, और वो बोलता है कि यार ये कंपनी चल गया ना, मैं तो पैसा देने वाला हूँ डेट, ये कंपनी कहाँ का कहाँ पहुँच जाएगा, 10x 15x 20x का पोटेंशियल रखता है ये कंपनी। तो साइराज को बुरा लगता है। साइराज सोचता है यार मेरे को तो वो साल का सिर्फ 14% 15% ही देने वाला है नेक्स्ट 4-5 ईयर्स के लिए, तो मेरे लिए अच्छा डील नहीं है एकदम। तो फिर वो है ना थोड़ा वेवरी हो जाता है कि यार देना चाहिए क्या, ये क्या है, मतलब मैं पैसा दूंगा और बाद में पूरा अपसाइड तू ही रखने वाला है। तो मैं बोलता हूँ साइराज रुक, ऐसे मत जा, तू मेरे को पैसा दे रहा था ना, डेट पे कितना दे रहा था, मैं कितना दे रहा था 15% ना। फिर मैं उसको बोलता हूँ इसके साथ ना मैं तेरे को वारंट्स भी देता हूँ अलग सा। अभी वारंट्स क्या है, मैं उसको बोलता हूँ आज के तारीख में भाव क्या है अपने शेयर का, तो वो बोलता है आज के तारीख में 20 रुपये है। तो मैं उसको बोलता हूँ कि साइराज कैसा है कि तू अभी मेरे को डेट दे दे लोन, उस पर मैं तेरे को 4-5 ईयर्स जितना भी है, सपोज 4 ईयर्स है, 4 ईयर्स में मैं 14 करके प्रिंसिपल भी लौटा दूंगा, इंटरेस्ट भी दे दूंगा, बट उसके साथ साथ ना तेरे को मैं वारंट्स भी देता हूँ। वो वारंट्स क्या है, आज के तारीख में एक सिक्योरिटी है जो वो 4 साल के बाद कन्वर्ट कर सकता है इक्विटी में। 4 साल तक उसको कुछ नहीं मिलेगा वो वारंटी पे, बट उसको अभी एक्सरसाइज करने के लिए कुछ पैसा मेरे को देना पड़ेगा। तो आज की तारीख में भाव क्या चल रहा है मार्केट में 20 ना, तो मैं उसको बोलता हूँ एक काम कर, तू 1 लाख शेयर्स वारंट्स ले ले, और 4 साल के बाद तू वो वारंट्स को है ना कन्वर्ट कर सकता है इक्विटी में, बट तुझे एक वारंट अगर इक्विटी में कन्वर्ट करना है ना तो तेरे को मुझे 30 रुपीज़ देना पड़ेगा। तो अभी साइराज सोचता है, साइराज क्या सोचता है कि मेरे को तो लग रहा है भाई ये कंपनी बहुत बढ़ने वाला है, मतलब मुझे तो लग रहा है 150 रुपया भी हो सकता है 4 साल के बाद, तो उसके लिए तो बाप डील है ना ये। क्योंकि वो क्या सोचता है कि 4 साल के बाद अगर कंपनी मेरी वैसी ग्रो हो गई, 150 रुपया गया, इसको इसका वारंट्स है 1 लाख, एक वारंट ये मेरे को देगा, उसके अगेंस्ट उसको कितना रुपया मुझे देना पड़ेगा, 30 रुपया मेरे को देना पड़ेगा। उसके अगेंस्ट मैं उसको एक शेयर दे रहा हूँ कितने का, 150 का, तो 120 रुपया एक वारंट के पीछे उसको प्रॉफिट हो गया। तो अभी उसको अच्छा डील लगेगा, लेकिन रिस्क क्या है कि वो 150 तक जाना चाहिए। अगर 20 का 25 ही हुआ तो कुछ भी, तो फिर उसको फायदा है क्या। अगर 25 रुपया चल रहा है 4 साल के बाद, तो वो बोलेगा यार तू मुझे अगर कन्वर्ट कर रहा है मेरे को तो 30 देना पड़ेगा, जान दे, छोड़, मैं मार्केट से ही खरीद लूंगा, अगर शेयर खरीदना है तेरे से क्यों करूंगा कन्वर्ट। ऐसा समझ में आया क्या। तो वारंट्स को ना हम लोग फाइनेंस में स्वीटनर बोलते हैं, वो डील को स्वीटन कर रहा है। पहले वो थोड़ा वेवरी था ना कि भाई देना है नहीं देना है, जैसे मैंने उसको वारंट्स का लालच दिया वो मान गया, तो वो डील को स्वीटन करता है। ऐसे समझा क्या, क्लियर है सबको। तो अभी हम लोग इसका क्वेश्चन देखेंगे, और इसको है ना ट्रेजरी स्टॉक मेथड करके भी बोलते हैं। उसको ट्रेजरी स्टॉक मेथड क्यों बोलते हैं वो भी बताऊंगा, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। ड्यूरिंग 2016 XXX रिपोर्टेड अर्निंग्स अवेलेबल टू कॉमन शेयर होल्डर्स ऑफ 12 lakhs। 12 lakhs है नेट इनकम माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, कुछ है क्या, नहीं, तो 12 lakhs है, एंड नंबर ऑफ शेयर्स कितना है 5 लाख, तो EPS कितना हो गया 2.4। इतना समझा क्या। अभी वो क्या बोल रहे कि एक है, सपोज पकड़ते एक इन्वेस्टर है जिसके पास 1 लाख स्टॉक ऑप्शन या तो वारंट्स पड़ा हुआ है, जैसा साइराज का बोला ना 1 लाख, वैसे ऐसे समझते मेरा कंपनी है, कितना है मेरा नेट इनकम 12 लाख, आज की तारीख में शेयर्स कितना है 5 लाख, तो EPS कितना हुआ 2.5। बट अभी मेरे पास 5 लाख शेयर्स आउटस्टैंडिंग है, लेकिन 1 लाख का वारंट है इसके पास जो वो आगे एक्सरसाइज कर सकता है, अभी नहीं, बट अपने को रिस्क तो आज की तारीख में देखनी पड़ेगी ना। कितना वारंट है उसका 1 लाख। सबसे अभी ना 2 एक्सट्रीम एग्जाम्पल लेते, एक बोलता हूं मैं कि तू एक्सरसाइज कर ले, फ्री में एक्सरसाइज कर ले, तेरे को 1 भी रुपया नहीं देना पड़ेगा मेरे को। इसके पहले मैंने क्या बोला था, 4 साल के बाद उसको कितना देना पड़ेगा 30 ना। अभी मैं उसको बोल रहा हूं कि तू कन्वर्ट कर सकता है और तुझे 1 भी रुपया नहीं देना पड़ेगा। तो इसमें साइराज की तो निकल पड़ी, लेकिन कंपनी के लग गए, बराबर ना, कंपनी को कुछ पैसे भी नहीं मिल रहा है और पूरा का पूरा शेयर्स भी बांट रहा है। ऐसे समझा क्या। तो ये फर्स्ट सिनेरियो रखते हैं हम लोग, जहां पे साइराज को पूरा का पूरा वारंट्स फ्री में मिल रहा है, फुल फ्री। ऐसे समझा क्या।
अभी कितना शेयर्स है अपने पास, नेट इनकम कितना है अपना, नेट इनकम माइनस पीडी कितना है 12 लाख बराबर, नंबर ऑफ शेयर्स अभी कितना था 5 लाख स्टार्ट में, और ये वारंट्स है ना साईराज के पास स्टार्टिंग से, तो वो प्रोरेट करने की जरूरत नहीं है 6/12 कुछ नहीं, क्योंकि वारंट्स तो उसके स्टार्ट से, ऐसे समझा क्या। अगर वो वारंट्स को शेयर्स में कन्वर्ट कर रहा है तो पूरा का पूरा उसका शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 वारंट इज इक्वल टू 1 शेयर, तो 1 लाख वारंट है तो कितना शेयर्स में कन्वर्ट होगा 1 लाख, तो ये कितने से बढ़ेगा 1 लाख से बढ़ेगा। नेट इनकम में कुछ भी फर्क आएगा क्या, नहीं, नेट इनकम में तो वैसे भी फर्क नहीं आएगा। अगर मुझे पैसे मिलते भी है तो मेरा नेट इनकम थोड़ी बढ़ता है भाई, मेरा कैश बढ़ता है बैलेंस शीट का। नेट इनकम अगला साल बढ़ेगा कि भाई तुमने मेरे को कैश दिया, वो कैश का प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट खरीदा, इक्विपमेंट डाला, इक्विपमेंट से सेल हुआ तो नेट इनकम आया। तो रिगार्डलेस ये वाले सम में अपने को नेट इनकम में वैसे भी फर्क नहीं आने वाला है। जो भी ये वाले वारंट्स को लेके आता है ना, हमेशा डिनोमिनेटर में ही फर्क आता है। मैंने फर्स्ट वाला क्या बोला, एकदम एक्सट्रीम, कि भाई फ्री में वारंट्स दिया, फ्री में नहीं होता वारंट्स, बट अपने केस में मैं अज्यूम करके चलता हूँ फ्री में दे दिया उसको वारंट्स, तो कंपनी का तो पूरा बैंड बच गया, उसका पूरा निकल पड़ी। तो कितना हो गया 12 लाख, मेरा नेट इनकम में चेंजेस नहीं, मेरा डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा अभी 5 लाख के जगह 6 लाख, तो मेरा ईपीएस कितना हो जाएगा अभी 2, पहले कितना था 2.4, तो अगर फ्री में उसको बांट दिया तो कितना हो जाएगा ईपीएस 2, ये मेरा मैक्सिमम फॉल है। इतना समझ में आ रहा है। अभी जैसा मैंने लेफ्ट हैंड साइड में एक एक्सट्रीम एग्जांपल लिया, वैसे ही राइट हैंड साइड पे दूसरा एक्सट्रीम लेता हूँ। ऐसे बोलता हूँ, सपोज अभी कितने का वारंट दिया है मैंने उसको, ईच ऑप्शन अलाउज इट शेयर होल्डर्स टू परचेज 1 शेयर ऑफ कॉमन स्टॉक एट कितना 15 रुपया, मतलब वो वारंट कितने में कन्वर्ट कर सकता है 15 रुपये में, मतलब उसको एक वारंट एक शेयर में करने के लिए उसको कितना देना पड़ेगा कंपनी को 15 रुपया। ऐसे समझ में आ रहा है। फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में क्या लिया अपन ने, फ्री, ठीक है, मार्केट में जो भी भाव चल रहा है फर्क नहीं पड़ने वाला, उसको फ्री में मिल रहा है पूरा का पूरा। अभी उसको कितना देना पड़ रहा है 15 रुपया में कन्वर्ट करने को हो रहा है, समझ में आ रहा है। अभी 4 साल के बाद एक्सरसाइज करना है, बट हम लोग को आज के तारीख में रिस्क देखना है बराबर। थर्ड वाला जो सिनेरियो है वो ये है कि आज के तारीख में भाव भी 15 है, तो उसको कुछ फायदा है क्या, ऐसे सोचो। मार्केट में भी कितना चल रहा है शेयर का भाव 15, उसको कन्वर्ट भी करना है कितने में 15, मतलब जो एक्सरसाइज प्राइस है, एक्सरसाइज भी वो 15 पे करेगा और मार्केट प्राइस है वो भी 15, तो उसके लिए नेट नेट कुछ भी फायदा नहीं है। जैसा ये वाले एग्जाम्पल में नेट नेट फायदा ही फायदा है, यहाँ पे नेट नेट कुछ भी फायदा नहीं है बराबर। तो अपन कैसे करेंगे, यहाँ पे 12 लाख अपना नेट इनकम डिवाइडेड बाय, अभी ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपन ये कितना लिए 5 लाख बराबर। इतना समझ में आ रहा है कि इसमें नेट नेट फायदा नहीं होएगा, यहाँ पे उसको नेट नेट फायदा नहीं है, तो अगर उसको नेट नेट यहाँ पे फायदा नहीं है, यहाँ पे ईपीएस कितना होना चाहिए, सेम 2.4 ही रहेगा ना, उसको फायदा ही नहीं है। इतना क्लियर हो रहा है क्या, ये जैसा 2.4 था यहाँ पे भी 2.4 होएगा। अभी यहाँ पे लॉजिक समझो कैसे सोचने का। 12 लाख है, 5 लाख का तो शेयर्स आउटस्टैंडिंग है, कितना वारंट्स था उसके पास 1 लाख, वो कन्वर्ट करेगा तो कितना शेयर्स में 1 लाख शेयर्स में ना, तो यहाँ पे कितना बढ़ेगा मेरा 1 लाख शेयर्स बढ़ेगा, बट कंपनी के पास कितना पैसा आएगा 15 लाख ना। अगर वो कन्वर्ट कर रहा है मेरे पास से आके वारंट्स को शेयर्स में, तो एक वारंट के पीछे 15 रुपया मिलेगा, तो 1 लाख के पीछे कितना मिलेगा 15 लाख। अभी यहाँ पे ना अजम्पशन लेने का है, कैलकुलेशन के लिए एक अजम्पशन है, याद रखना। कंपनी इन रियलिटी ये करेगी ये जरूरी नहीं है, बट ये एक अजम्पशन है अकाउंटिंग के लिए। अजम्पशन क्या है, 15 लाख मिला मुझे कंपनी को, कंपनी क्या करता है ओपन मार्केट में जाता है और बायबैक करता है, ये अजम्पशन है, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे को दिखाना पड़ेगा ना इसका इफेक्ट। कंपनी को जो 15 लाख मिला उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं तो दिखाना पड़ेगा। न्यूमरेटर में आ सकता है क्या वो इफेक्ट, नहीं, क्योंकि न्यूमरेटर में तो नेट इनकम है, नेट इनकम अगला साल बढ़ेगा, अभी थोड़ी बढ़ेगा, तो नेट इनकम में तो कोई चेंजेस नहीं ला सकते। लाना है तो किस में लाना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में। तो कैसे करेंगे, 5 लाख ऑलरेडी था, अभी ये आया मेरे पास, कन्वर्ट किया, 1 लाख वारंट को 1 लाख शेयर्स में कन्वर्ट किया, तो शेयर्स कितने से बढ़ गए 1 लाख से बढ़ा, लेकिन कंपनी को 15 लाख भी तो मिला ना। अभी अजम्पशन ये है कि कंपनी वो 15 लाख है ना ओपन मार्केट में जाता है, और एक शेयर कितने का है 15, तो 15 लाख में कितना शेयर्स वापस खरीद पाएगा वो 1 लाख की, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा -1 लाख। मतलब ये वाला अजम्पशन है कि वो बायबैक करता है,
हो सकता है कंपनी वो 15 लाख का कुछ एसेट खरीद ले, मुझे नहीं पता, बट ये अकाउंटिंग के लिए, ये ईपीएस के फॉर्मूला में है। ईपीएस दिखाने के लिए आपको कैसे दिखाना पड़ेगा, ये 1 लाख जो उसको मिला, बट कंपनी ओपन मार्केट में जाके क्या करेगा, अपना ही शेयर्स वापस बाय बैक करेगा या रीपरचेस करेगा। समझ में आया? तो नेट नेट कुछ बेनिफिट है क्या? नहीं तो कितना होएगा यहाँ पे 2.4। यही तो लॉजिक था, बट लॉजिक लाया कैसे अपन ने, ऐसे लाया। तो इसको ट्रेजरी स्टॉक मेथड क्यों बोलते पता है क्या? ये अजम्पशन की वजह से। हम लोग क्या कर रहे हैं, 15 लाख जो आया, हम लोग का अजम्पशन क्या है, कंपनी अपना शेयर्स वापस बाय बैक करता है। कंपनी जब भी अपना शेयर्स वापस बाय बैक करता है ना, वो रिटायर कर देता है, फिर वो वापस इशू नहीं करता। करना है तो कर सकते हैं आगे, बट वो नहीं करता है। तो जो वो शेयर्स वापस बाय बैक करते हैं ना, वो शेयर्स का नाम होता है ट्रेजरी स्टॉक। समझ में आया? जब भी कंपनी के पास अभी 15 लाख आया, 15 लाख ओपन मार्केट में जाके उसने वापस खरीदा, कंपनी अपना शेयर्स वापस खरीदता है ना, वो शेयर्स का नाम होता है ट्रेजरी स्टॉक। इसके लिए मेथड का नाम क्या है, ट्रेजरी स्टॉक मेथड। यहाँ पे अजम्पशन क्या है कि जो कंपनी के पास पैसा आ रहा है उससे वो ओपन मार्केट में जाके बाय बैक कर रहा है। ये क्लियर है? तो यहाँ पे नेट नेट कुछ फायदा हुआ क्या? नहीं। अभी देखते हैं एक्चुअल सम वाला। एक्चुअल सम क्या है, कितने का है, एक्सरसाइज कितने में हो रहा है, मतलब साईराज कितने में एक्सरसाइज कर सकता है? साईराज एक्सरसाइज कर सकता है 15 रुपये में, मतलब 15 रुपया देके वो एक वारंट को एक शेयर में कन्वर्ट कर सकता है। मार्केट में प्राइस क्या चल रहा है, 20 रुपीज चल रहा है। तो साईराज करेगा तो उसके लिए बेनिफिट है कि लॉस है? बेनिफिट है। वो 15 रुपया देगा और 20 रुपये का शेयर ले जाएगा, तो कंपनी को थोड़ा तो नुकसान है ना। यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे मार्केट सपोज 20 पे था, उसको फ्री में मिल रहा था, उसको 1 भी रुपया नहीं देना पड़ा, तो उसमें तो मेरा पूरा ही लग गया। तो 2.4 का सीधा 2 हुआ। यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 2 और 2.4 के बीच में आएगा ना। ऐसा सबको समझा क्या? तो अभी सेम लॉजिक करना है जैसा यहाँ पे किया। नेट इनकम अपना कितना है, 12 लाख। नंबर ऑफ शेयर्स कितना था, 5 लाख। साईराज कितना दे रहा है, 15 लाख। 1 लाख वारंट्स को कन्वर्ट कर रहा है इक्विटी में, तो कन्वर्ट करके कितना शेयर्स हुआ उसका, 1 लाख ना, उसको 1 लाख मिलेगा। कंपनी को कितना मिला, 15 लाख। कंपनी को 15 लाख मिलता है कैश में। अभी अजम्पशन क्या है, कंपनी ओपन मार्केट में जाता है और बायबैक करता है, लेकिन एक शेयर बायबैक कितने में कर पाएगा, 20 रुपये में। तो कितना शेयर्स वो बायबैक कर पाएगा इससे, 75,000 शेयर्स ही बायबैक कर पाएगा। 25,000 शेयर्स का उसका लॉस हुआ है ना। समझ में आया? क्योंकि उसने क्या किया, 15 रुपये का शेयर दिया जबकि मार्केट में 20 का चल रहा है, तो 5 रुपये का वो नुकसान कर रहा है। ऐसा है वो। तो कितना शेयर्स उसने बायबैक कर पाएगा वो साईराज के पैसे से, सिर्फ 75,000 शेयर्स। तो 25,000 का नेट नेट उसका लॉस है कंपनी का। तो कितना हो जाएगा इसका ईपीएस, कैसे करेंगे, 12 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख प्लस ये बेसिकली 25,000 हो जाएगा। तो कैसा हो जाएगा, 5,25,000। तो कितना होता है, 2.29। समझा कैसे आया? ये एक अजम्पशन है बायबैक का, क्योंकि तुम लोग बोलोगे कंपनी ने बायबैक नहीं किया तो नहीं कर सकता है। हो सकता है रियल लाइफ में कंपनी कुछ खरीद ले, बट एज एन इन्वेस्टर मुझे दिखना चाहिए ना इसका कैलकुलेशन, कि ये कैलकुलेट कैसे किया। नहीं, अगर नहीं ऐसे करते ना तो अजीब तरीके से गिरा हुआ दिखेगा ईपीएस, जो कि ट्रू रिप्रेजेंटेशन नहीं है कि नहीं। सोच के देखो, अगर यहाँ पे मैं बायबैक का अजम्पशन नहीं लेता तो ये भी 2 हो जाता, बट कंपनी को भाई मिला है ना पैसा, उसका भी तो फायदा कहीं तो दिखाना चाहिए। तो इसके लिए डाइल्यूटेड ईपीएस कब होएगा, जब नेट कंपनी का लॉस हो रहा है करंट शेयर होल्डर्स में। जैसा यहाँ पे और यहाँ पे लॉस हुआ है। यहाँ पे लॉस हुआ क्या कंपनी का, नहीं ना, क्योंकि कंपनी ने क्या किया, पैसा लिया जितना मार्केट में चल रहा है उतना ही। तो इसके लिए यहाँ पे नेट कुछ लॉस नहीं हुआ। तो ये 3 बेसिस है जिससे हम बोल सकते हैं कि डाइल्यूटेड ईपीएस हुआ है कि नहीं हुआ है। अभी एक और यहाँ पे पॉइंट बोलना है मेरे को, ये जो प्राइस लिया है 20, वो कौन सा प्राइस लिया है, द एवरेज मार्केट प्राइस। अगर वो लोग ऐसे बोलते कि आपका क्लोजिंग प्राइस है ना 18 है और एवरेज मार्केट प्राइस 20 है, तो आप कौन सा लेते? जैसे यहाँ पे अभी एक्साइज 15 है, एवरेज प्राइस कितना है 20 एंड क्लोजिंग प्राइस होता 18, और ऐसे दे देते, तो कौन सा भाव लेते आप, 20 की 18? किसके साथ कंपेयर करते हैं? एक्साइज तो समझ गया ना, मैं बोल रहा हूँ अभी एवरेज प्राइस 20 है एंड क्लोजिंग प्राइस 18 है। अगर ऐसे दिया रहता क्वेश्चन में तो आप 18 लेते कि 20? जैसे यहाँ पे अभी अपन ने 20 लिया ना, ये दोनों रहता तो क्या लेते आप,
तो कभी भी ये याद रखना एवरेज प्राइस ही लेना पड़ता है, कभी भी क्लोजिंग नहीं लोगे। क्यों पता है क्या? तुमको पता है क्या कि कब वो कन्वर्ट करने वाला है, साइराज कौन से डेट पे करने वाला है, ये आपको पता रहेगा क्या? तो आप क्लोजिंग प्राइस कैसे ले सकते हो, ईयर एंड का क्लोजिंग प्राइस कैसे ले सकते हो सकता है उसके पहले ही वो कन्वर्ट कर दे। तो अपने को नहीं पता ना साइराज एग्जैक्टली कब करने वाला है बायबैक, तो हम लोग क्या बोलते हैं, काम करो एवरेज प्राइसिंग ले लो साल का। ये समझ में आया? तो एग्जाम में ऐसे भी कंफ्यूज कर सकते हैं आपको, बट आपको ये पता रहना चाहिए। क्लियर है? लिख लो।